करेंगे। एक बहुत बड़ी मजबूत नेशनल कॉन्फ्रेंस मानी जाती थी, क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं अब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बिखरी हुई नज़र आ रही है, ख़ासतौर से लेकिन बनिहाल। एक आधा काउंसलर चला गया, उसको शायद उसका ईगो हर्ट हुआ होगा। हमारी कोशिश है कि उसको आम आदमी से वापस अपने इसमें फोल्ड में लाने की पार्टी में कोशिश लगातार करेंगे। जो है बनिहाल और रामबन से ज्वाइनिंग हो रही है। उनका ये कहना है कि हम डेवलपमेंट के बाद डेवलपमेंट को लेकर जो है वोट लेंगे और डेवलपमेंट हम करेंगे। आपको चौका एतराज़ किस चौकरा बात का? आके अगर इस किस्म की जो मुजिका खेज बातें करेगा, छह आदमी लेके यहाँ बिजली थोड़ा मुफ्त देंगे। उनको कम से कम 46 47 लोगों को जीतना है। कश्मीर किन हालात से गुजरा है, हम लोगों पर ऑलरेडी आफत आए हुए हैं। हम लोगों ने बहुत बड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके वो शेख साहब की ज़ात के साथ मंसूब करके बड़े मजाकिया लहजे में करता है। अगर हमारे हमसाया मुल्क में कोई ऐसा करे तो उस पर ब्लेसफेमी लॉ अप्लाई हो जाती है। ऐसे थोड़ा करना चाहिए उन लोगों को। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KDV न्यूज़ और मैं हूं सजाद चौपान। चलिए, इसमें हमारे साथ मौजूद हैं BA रुनियाल साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर लीडर हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल पर ख़ास गुफ्तगू करेंगे, और साथ ही साथ जो खूनी नाला में जो है एक वाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम KDV न्यूज़। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। सर, जिस तरीके से खूनी नाला की अगर बात की जाए, वो टनल जो है कोलैप्स हुआ है। 10 जो है अफराद बोल रहे हैं कि उसकी जो है जद में आए हैं, और फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हमारी नेशनल हाईवे NH 44 का ताल्लुक है, ये नाशरी टनल से लेकर बानाल तक एक खूनी लकीर मान के चलिए। बहुत ज़्यादा जानें यहाँ पे ज़ाया हुई, और आइंदा भी हमें नहीं लगता कि नियर फ्यूचर कुछ इसमें बेहतरी आने की कोशिश है। नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन कर रही है। मुझे लगता है कि अगर इसी पेस पे काम चलता रहा तो आइंदा 4-5 साल में बेटरमेंट होगी। मगर जिस ढंग से ये जो नॉन टेक्निकल लोगों को, उन कंट्रैक्टर्स को, जो पॉलिटिशियन टर्न कंट्रैक्टर्स या कंट्रैक्टर टर्न पॉलिटिशियंस जो हैं, जिन्होंने अपने असर रसूख लेके इस एरिया में काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मायूस कुन आस्पेक्ट है इसका। अगर ये वाकई टेक्निकल तरीके से काम किया जाता तो ये हमें दिन देखने नहीं पड़ते। मुझे बहुत बड़ा शॉक हुआ है, हम सब तमाम लोगों को शॉक हुआ है। और इस वक्त मेरे हिसाब से पूरी स्टेट LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें डेफिनेटली कुछ सोच विचार कर रही होगी कि ये जो बेचारे गरीब मज़दूर हैं, इन लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं, कुछ लोग अभी फंसे हुए हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक आदमी की सिर्फ टांग निकली है वहाँ से, मलबे से बरामद हुई। तो एक बहुत बड़ा सानहा है और शॉकिंग है। इसमें चाहिए था इनको कि उन लोगों को जिन्होंने नॉन टेक्निकल तरीके से अगर ये ब्लास्ट वगैरह किया हुआ है, तो उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम कोई दे शुड नॉट लिव एनी स्टोन अनटर्न्ड, कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन हो। वहीं बैरूनी रियासतों के भी मज़दूर जो हैं उसकी जद में आए हैं। क्या कुछ अपील रहेगी आपकी LG एडमिनिस्ट्रेशन तक? मेरी अपील यह है कि जो ही उन लोगं की, अगर जो ज़िंदा या जिस भी हालत में हों, अगर खुदा न खास्ता उनकी डेथ हुई है, तो उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए नेशनल हाईवे कंपनी को ये उन पे दबाव डालना चाहिए कि न सिर्फ उनको अपने घर तक पहुंचाए, बल्कि सर, जब आपने DDC जो है इलेक्शन में कदम रखा था, ताहम जो अपोजिशन कुछ DDC ये कह रहे थे कि इस एज में इन्हें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अब जो है ये काम नहीं कर पाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। आपने अभी तक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कुछ काम, कितने काम किए हैं, वो बताइए सर। देखिए, ये अगर अल्लाह सेहत दे तो एज मैटर नहीं करती। और मुझसे भी ज़्यादा बड़े, बहुत ज़्यादा 10-10 साल बड़े पॉलिटिशियन इस वक्त जो है मुल्क के अफेयर्स चला रहे हैं। वो एक प्रोपेगेंडा था मेरे हरीफों का। हाँ, उन दिनों मुझे इलेक्शन में आने का इतना जवाज़ नहीं बनता था, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी ट्रेजरी से गुज़रा हुआ था उन्हीं दिनों। लेकिन जब लोगों ने मुझे मजबूर किया, तो मैंने बग़ैर किसी ये जो कैंपेन के ये इलेक्शन में फॉर्म भर लिया और जीत गया। उसमें लोगों ने मुझ पर एतबार किया, और उस एतबार का मैं सिला ये दे रहा हूँ कि इस वक्त मेरे 6-7 रोड जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुझे कोई भी बताए कि बानाल का कोई भी MLA की जो एक छोटी से एरिया में 10 या 9 पंचायतों पे मुश्तमिल एक DDC कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 रोड जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, जहाँ पे
और इंशाल्लाह 2 रोड तक पहुंच गए। आपने देखा होगा ऐसा इलाका कनेक्ट हो गया जहां पे मुझे लगता था कि आइंदा 10 साल या 20 साल कनेक्ट होने की कोई संभावना नहीं थी। और भी मैंने बाकी प्रोजेक्ट इस वक्त पाइपलाइन में है। उसके अलावा बिजली का निज़ाम हमारी साइड में धर्म भरम था, हमने उसमें बेहतरी लाई। और इस साल भी मेरा कम से कम 60 करोड़ का 60 लाख का जो प्रोजेक्ट है वो जो है ऑगमेंटेशन करनी है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें पोल्स भी हैं, ट्रांसफार्मर्स वगैरह भी हैं, वो भी एक किया हुआ है। बाकी जो वाटर सप्लाई से जल शक्ति मिशन में भी प्रपोजल बने हैं, उसके शायद ग्लोबल टेंडर होने वाला है, वो एक मिशन मोड में जो चल रहा है। उसमें अभी तक तो कोई खातर का इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, लेकिन उम्मीद की जाती है कि पानी की जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी। उसके अलावा मैंने एक बहुत बड़ा दर्दही रोड था, इसको भी इंशाल्लाह PMGSY में मैं लाया, वहाँ पे सर्वे वगैरह हुई। बाकी भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर भी हैं, जिसमें सरबगनी रोड है, उसके लिए भी मैं कर रहा हूँ। ये ताइयाल खारवान वगैरह रुनिगाम रोड है, उसके लिए भी जो है प्रपोज़ल दिया हुआ है और इंशाल्लाह ये भी सैंक्शन हो जाएंगे और लोगों को राहत होगी। जिस तरीके से हम भी जाते हैं ग्राउंड पर भी रिपोर्टिंग करते हैं, कहीं ना कहीं आपने जो है हर घर में उस इलाके में जो है सड़कों का जाल तो बिछाया, मगर दूसरी तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर बात कीजिए, अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी अगर PIC उकड़हाल की बात की जाए, अभी भी स्टाफ नहीं है, तो उस हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर आपने क्या क्या कदम उठाए? देखिए, जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो स्ट्रेंथन हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट, लेकिन पेरिफेरी में अभी मैं मानता हूँ कि अभी नहीं हुआ है। और आपको पता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डॉक्टर्स का होना भी ज़रूरी है। अब बहुत एडवर्टाइजमेंट एक बार गवर्नमेंट ऑफ एजेंट के गवर्नमेंट ने कि 1000 डॉक्टर को लगाना था, जिसमें हार्डली शायद 200-250 लोगों ने ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर दूसरी किस्त निकली, तीसरी निकली, तो बहुत कम लोग उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट वाले इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कि जो लोग PG वगैरह कर रहे हैं वो उनको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस PG में को मुकम्मल करने की होती है, उस हद तक तो ठीक है। लेकिन जो इंसेंटिव था डॉक्टर्स को कि 2 साल या 2.5 साल या 3 साल के बाद वो PG के लिए एलिजिबल हो जाते थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 5 साल रखा हुआ है और कहीं के एरियाज़ में 7 साल रखा है। तो ये मेरे हिसाब से डॉक्टर कम्युनिटी के लिए भी बहुत बड़ा जुल्म है। अगर आप 2 साल ये सर्विस दे देते हैं और अगर उसके बाद PG भी वो करने के लिए चले जाएं, तो उनको विदाउट पे ही अगर से ही या जो नॉर्मल स्टेपिन मिलता है तो उनको दे देना चाहिए। और ये कि अगर कंटिन्यूस प्रोसेस होगा तो जो गैप्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे। तो इसी वजह से लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। एक तो इनको वो एक ऐसा है सर जिसमें 2 साल तक इनको बिल्कुल बेसिक पे मिलती है, जबकि डॉक्टर्स ने हमने देखा कि कोविड में डॉक्टर्स का बहुत अहम रोल रहा। और वो लोग कुछ लोग जो हैं वो 2.5 दिन 3 दिन की और बाकी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और कुछ डॉक्टर्स जो नए लगे हैं उनको बेसिक पे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, ना उनको कोई। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हाईली टेक्निकल है और इनको एज ए स्पेशल केस ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो इनका जो है जायज़ बात इनकी सुननी चाहिए। वहीं बात करेंगे ख़ास तौर से जंगलात के हवाले से, जो सब्ज़ सोना है, पिछले कई दिनों से आग नमूदार होती है, कहीं कंपार्टमेंट नंबर 14-15 में लगातार आग नमूदार हो रही है। क्या कुछ आपने जो है आला हुकाम तक ये बात लाई थी, उनकी नोटिस में लाई थी, कहीं ना कहीं जो है फायर सर्विस का भी इस्तेमाल होना चाहिए? नहीं, देखिए वहाँ पे फायर सर्विस का मुश्किल है, लेकिन बाय हेलीकॉप्टर जो है स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये जो आग वगैरह लोग जानबूझ के लगा देते हैं, वो एक टाइमली अनड्यू बेनिफिट के लिए ये ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन इससे हमारे आगे नस्लों को जवाब देना होगा। और इस वक्त देख रहे हैं कि कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, बारिशें हो ही नहीं रही हैं। ये महज इसलिए कि जंगल का लोगों ने इसका जंगल का बचाव नहीं किया बल्कि कटाव किया, और जिसकी वजह से है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ऑलरेडी हम लोग इन टच है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो इसके लिए तदाबीर करें ताकि आग लगाने वाला सिलसिला नहीं रहे। तो लेकिन इतना उनका लिमिटेड स्टाफ है, मुझे नहीं लगता कि
इसको जो है उनके लेवल पर होगा जब तक आवाम की कोऑपरेशन उनके साथ नहीं हो। वहीं बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, ख़ासतौर से ज़िला रामबन की बात करेंगे। एक बहुत बड़ी मजबूत नेशनल कॉन्फ्रेंस मानी जाती थी, क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं अब जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बिखरी हुई नज़र आ रही है। ख़ासतौर से बनिहाल की बात की जाए, कहीं ना जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में लोग थे, डीडीसी काउंसलर थे, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक हमारा डीडीसी काउंसलर तो गया हुआ है आम आदमी पार्टी में, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम लोगों का भी कसूर है कि पार्टी क़यादत जो थी डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने उसको इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि ढंग से एक्सेप्ट नहीं किया। तो जबकि हमारा ये रहना, मैं भी चूँकि बाहर से ही गया हूँ, लेकिन मैं इसलिए पार्टी में मैं समझता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मामलात क्या होते हैं। मैं तो डटा हूँ, या मेरे साथ दूसरे काउंसलर हैं, हम तो डटे हैं अपनी जगह पे। लेकिन एक आधा काउंसलर चला गया, उसको शायद उसका ईगो हर्ट हुआ होगा। हमारी कोशिश है कि उसको आम आदमी से वापस अपने इसमें फोल्ड में लाने की कोशिश करेंगे। तो हर जगह ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ऐसी इतनी भी बुरी पोजीशन नहीं है हमारी। हम लोग बड़े आराम से और बड़े अच्छे तरीके से, इस वक्त हमारी बानाल कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 एडिशंस हो गई हमारी काउंसलर्स की, जो गूल एरिया से हैं वहाँ पे तो एनसी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। डीडीसी आजकल हो सकता है थोड़ा बहुत एरोड भी हुआ होगा, लेकिन उसको मेकअप करने के लिए हम लोगों को इकट्ठा सबको जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कोऑपरेट करके उनकी सुन के लोगों की सुननी चाहिए, और ख़ुद भी हमें इस चीज़ पे करना चाहिए मंथन, और पूरे तरीके से देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं जो आम आदमी पार्टी में लगातार जो है बनिहाल और रामबन से ज्वाइनिंग हो रही है, उनका ये कहना है कि हम डेवलपमेंट के बाद डेवलपमेंट को लेकर जो है वोट लेंगे और डेवलपमेंट हम करेंगे। आपको एतराज़ किस बात का? अगर वो नौजवान डेवलपमेंट करेंगे तो आपको एतराज़ किस बात का? देखिए, ये तो मुझे तो बड़ा ये एक बड़ा रेडिकुलस उनका ये लग रहा है। 3-4 आदमी जाकर पूरे उसके कैसे डेवलपमेंट करेंगे? डेवलपमेंट करने के लिए आपके लिए एक मजबूत पार्टी होनी चाहिए। एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो पूरी रियासत में ये जो है हुकूमत हासिल करने की पोजीशन में हो, या एक स्ट्रांग अपोजिशन बनाने की पोजीशन में हो। मुझे नहीं लगता कि 3-4 लड़के जो है इतना जाकर अभी कोई इनकलाब लाएंगे। और अभी तक जो मैं देख रहा हूँ उनमें से कुछ लड़के, हमारा एक लड़का हमारे बनाल से गया है, मेरा साथ था, अच्छा टैलेंटेड लड़का है, लेकिन उसको इतना ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए था कि अभी जाके उन्होंने छलांग मारी। आगे जाके उसको हमारी पार्टी में भी एक अच्छा स्कोप था। बाकी लोग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट डोडा के, मैं तो जानता नहीं किसी को, लेकिन मैं देखता हूँ कि उनकी तकरीरें वकरीरें वो सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्रिटिसाइज़ करने से कि यहाँ कुछ नहीं हुआ जी, वहाँ वो नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भाई नहीं है तो तुम क्या दोगे? तुम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे? ये कहना बहुत आसान होता है जब आप प्रैक्टिकली करते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, 36.5 साल मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारे हैं। मुझे पता है कि कोई चीज़ डिलीवर करना कितना मुश्किल है। क्रिटिसाइज़ में इस वक्त पूरी यूएनओ के दुनिया के 157 मुल्कों की क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली पॉजिटिवली कोई चीज़ बिल्ड करना, उसको अंजाम तक पहुँचाना, वेलफेयर स्कीमों को लोगों तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ा काम है। एक्चुअल डिलीवरी यही है कि आप डिलीवर इसी से, ये हाथ हिलाकर ये नहीं किया, फलानी नहीं किया। एनसी में कल देख रहा था कहीं से कि एक बंदा जो है कुरान की आयतें या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके वो शेख साहब की ज़ात के साथ मंसूब करके बड़े मज़ाकिया लहजे में करता है। अगर हमारे हमसाया मुल्क में कोई ऐसा करे तो उस पर ब्लेस्फेमी लॉ अप्लाई हो जाती है। ऐसे थोड़ा करना चाहिए उन लोगों को। कहाँ शेख अब्दुल्ला जैसा हमारे अजीम लीडर शेख साहब, जिसने पूरी इंडिया में कहीं भी एग्रेरियन रिफॉर्म्स नहीं हुआ, उसने बिग लैंडेड एस्टेट एबॉलिशन एक्ट दिया, इसने नया कश्मीर का जो तस्वर दिया, आज पढ़ के मैं हैरान हो जाता हूँ कि कितना उन लोगों का बेग साहब और शेख साहब का विजन था। बाकी उन्होंने जो है एग्रेरियन रिफॉर्म्स किए, जबकि कहीं भी इंडिया में नहीं हो सके। लैंड टू द टिलर्स दिया। उनकी यही कंट्रीब्यूशन जो हैं हमारी नस्लें याद करेंगी। उन लोगों की तरह मैं तहसीलदार था, मैंने इम्प्लीमेंट किया है एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, और मुझे पता है कि एक गरीब आदमी जिसका चूल्हा जो है जलने से पहले उसको अपने मालक का, ज़मीन के मालक का जो है ओनर का डर रहता था माहौर एरिया में और उन एरियाज़ में, और जब उसको मलकियत का पत्र हम उनको एक
रसीद देते थे और जिसमें लिखते थे कि आप मालिक बन गए, तो कितनी उन लोगों को खुशी होती थी। बाकी पॉलिटिकली यू कैन क्रिटिसाइज एनीबॉडी, तो वो बड़ा मुझे रेडिकुलस लग रहा है कि एक आदमी जो पढ़ा लिखा हो, उसको अगर अपनी तारीख का पता नहीं होगा, उसको अपनी तारीख का पता नहीं होगा कि किन हालात में उन लोगों ने, हमारे फोर फादर्स ने काम करके इस स्टेट का स्ट्रक्चर बनाया था और किस तरीके से लाज दिए थे, और कितना लैंड टू द टिलर ही मान लो, बाकी आप छोड़ दो तमाम चीज़ों को, कितना बड़ा फ़ायदा दिया। और आप इसको एक आदमी कल का चोकरा आके अगर इस किस्म की जो मुजिका खेज बातें करेगा, मैं तो नहीं जानता किसी को, मैंने एक फेसबुक पे कहीं देखा था, बड़ा अफसोस हुआ कि ये आज के लोगों का, हमारे पढ़े लिखे लोगों का स्टैंडर्ड है। उनको फ़िलहाल तारीख के वो अवराक उलटने चाहिए। क्रिटिसिज्म से पहले उनको अपना, वो क्रिटिसाइज उन्हें बहुत कर लिया, उनको चाहिए कि अपना व्यू पॉइंट दे दे, अपना रोड मैप दे दें, आगे वो क्या करेंगे। 6 आदमी लेके यहाँ बिजली थोड़ा मुफ्त देंगे, उनको कम से कम 46-47 लोगों को जीतना है, हुकूमत लेनी है, फिर जाके करना है। तो ऐसे खामखा लोगों को गुमराह करके, बेचारे ऑलरेडी हम लोग सितमज़दा हैं। जम्मू कश्मीर किन हालात से गुजरा है, हम लोगों पर ऑलरेडी आफात आए हुए हैं। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा तारीख दौर देखा है तारीख का, और लोग, मैंने सर्विस की है मिलिटेंसी में, हमें पता होता था कि रात और दिन, हमें सुबह सोते थे, सुबह ये नहीं पता होता था कि हम जिंदा होंगे। हम एडमिनिस्ट्रेटर थे, मैं एडिशनल डीसी श्रीनगर रहा हूँ, मैं एसडीएम श्रीनगर रहा हूँ, मैं डीसी अनंतनाग रहा हूँ, मैंने डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज कश्मीर रहा हूँ, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट तहसीलदार ये डीसी अनंतनाग रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस में हमने मिलिटेंसी के और इलेक्शंस करवाए हैं। हमें पता है कि किन हालात में जो है डिलीवर करना कितना मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, बड़ा ही अफसोस होता है इन लोगों की ये ज़हनी हालत देखकर। आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि 50 के पार, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ तक देख रहे हैं, क्योंकि आप भी एक कदावर लीडर हैं। नहीं, मैं तो एक आम आदमी हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आम वर्कर हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी इतने दावे नहीं करने चाहिए। हमें लोगों को इत्तलाहत देनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना ऐसा मंशूर देना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि ये लोग हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो इन लोगों को ये जो 50 पार ये बहुत ही, ये इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह ताला को है, ये खुदा और भगवान जानता है कौन कहाँ क्या कितना करेगा। हर कोई अपने अपनी कोशिश करे, जमहूरियत की यही ब्यूटी है, हर कोई 50 पार की कोशिश करे, जिसकी किस्मत में होगा, जो बेटर अपना रोड मैप देगा, बेटर तरीके से लोगों को कन्विंस करेगा, और जो हमारा मेन चीज़ होना चाहिए वो लोगों के वेलफेयर हो, वो वहाँ उसमें हर पार्टी को ये कोशिश करना चाहिए लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने कीमती वक्त दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे बी ए रुनियाल साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर थे। इनका साफ तौर से कहना है कि लीडर वो होना चाहिए जो गरीब लोगों के काम कर सके। आप देखते रहे KTV न्यूज़, सजाद चौहान के साथ।